हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम कवर कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में, उस चीज़ों को हम देख रहे हैं और साथ में हम ये भी सीख रहे हैं कि अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना आती हो बट आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों तो आप कैसे आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं लॉजिक लगा के। तो आइए देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है एफआरओ एग्जाम के लिए। मैंने एक एनालिसिस किया था 2015 के क्वेश्चन पेपर का विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट से आए थे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी से कितने आए थे क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन, हिस्ट्री से कितने आए थे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में कवर किया था, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें मैंने एक तो जीएस एज अ होल एंड एक उत्तराखंड जीएस को मैंने दोनों का बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट्स में आए थे। उत्तराखंड जीएस में से अगर आए थे तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, ओके, फिर देन हिस्ट्री से भी एंशंट से कितने आए थे, मॉडर्न से कितने आए थे, मिडिवल से कितने आए थे। तो पूरा मैंने एनालिसिस, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस वीडियो में किया है। छोटी सी वीडियो है वो 10 से 15 मिनट की। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम मेरे को अलॉट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है। तो वो आपको वीडियो एक मस्ट है देखने के लिए। सेकंड, मैंने एक कट ऑफ वीडियो की लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2015 में तो उसका कट ऑफ कितना गया था, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको एट द एंड जब आप 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक स्कोर माइंड में होना चाहिए कि कितना स्कोर आप स्कोर कर लो कि आपको सेफ हो जाए कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए यानी मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए। बिकॉज आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब कि सिर्फ कट ऑफ आएगी और आपको नेक्स्ट मेंस जो है आप तभी लिख पाओगे जब आप ये कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो कट ऑफ कितनी जाती है आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप एक एफआरओ का एग्जाम लिख रहे हो तो मैंने एक करंट अफेयर का क्रैश कोर्स अपने चैनल पे चलाया हुआ है। मैंने 5 लेक्चर्स कर चुका हूँ मैं इस लेक्चर के। आपको ये लेक्चर्स बहुत ज़रूरी देखने हैं क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। हाँ, मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये वीडियोस देखनी है और आपका उत्तराखंड करंट अफेयर जो है पूरा हो जाएगा, नहीं आपको। लेकिन ये वीडियोस में आपको सारे के सारे हॉट टॉपिक्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये करंट अफेयर तो आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एफआरओ का एग्जाम दे रहे हो, आपको वीडियो का एग्जाम है और उसके बाद आप उत्तराखंड पीसीएस लोअर या अपर का कोई भी एग्जाम दोगे तो ये करंट अफेयर्स तो आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो ये तो आप जरूर देखना। तो ये तीन चीजें आपको देखनी देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन या फिर कौन से क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे 2015 के क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन 1 से 50 तक मैं कवर कर चुका हूं, मैंने आपको बताया। 51 से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अलकनंदा। अलकनंदा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इनमें से हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है भीलगाना, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी। तो अगर आपने उत्तराखंड पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि अलकनंदा अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज नंदाकिनी भी है, मंदाकिनी भी है, पिंदर भी है, भिलगाना नहीं है। भिलगाना तो उन्होंने बी से, फॉर एग्जांपल बी से क्या है, बी से भागीरथी है, भागीरथी है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो भागीरथी से कंफ्यूजन उन्होंने शायद करने की कोशिश की है, तो इसलिए भिलगाना नहीं, भागीरथी इसका जो है आंसर है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी ट्रिब्यूटरी धौली गंगा। और इस बार जो है फरवरी में ट्रेजिडी हुई थी धौली गंगा रिवर के ही जो पानी था उसका जल स्तर था वो बढ़ गया था। तो धौली गंगा ही एक और जो ट्रिब्यूटरी है जो अलकनंदा की बनती है। तो 1 2 3 तीन हो ये और 4 भगीरथी और 5 धौलीगंगा, ये 5 जो है ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए भिलगाना, क्योंकि उन्होंने पूछी है कि कौन सी नहीं है, विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नॉट, ये हम बहुत बार भूल जाते हैं देखना, और हम ऐसे टिक कर देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा, कि कौन सी इसमें अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आपको शायद अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पिंडारी, मंदाकिनी, इनमें से कोई भी एक याद होगी तो आप जो आपको याद होगी उस पर टिक कर दोगे, और लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो ये नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड डज रिसीव मैक्सिमम रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन। सबसे ज्यादा बारिश उत्तराखंड में कहाँ पे होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सब हिमालय, बी आउटर हिमालय, सी भावर, तराई। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया होगा कि जितने भी हमारे हिमालयन रीजन है वहां पे बारिश कम, बर्फ ज्यादा पड़ती है।
बारिश आपको काफी कम देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो टिपिकल एक हिमालय रीजन होता है, जो ऊपर की सतह, ऊपर की जितनी भी जगहें हैं। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है आपको पता है? तेराई रीजन में होती है, प्लेन्स में होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो इसमें ऑप्शन सबसे अच्छा कौन सा बनेगा? सब हिमालय में होती है, पर उस जितनी आउट जितनी देखो, यहाँ पे बारिश हो रही है इस रीजन में, इस रीजन में सबसे कम होती है, फिर उससे कम यहाँ पे होगी, और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होगी। तो ये हो गया सो ये हो गया इनर हिमालयाज, ये सब हिमालयाज, और ये आउटर हिमालयाज। तो सबसे ज्यादा बारिश आपकी आउटर हिमालयाज में होती है। तो बी इसका सही आंसर है। आप कह सकते हो कि तराई रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बट तराई रीजन आपको पता है, तराई रीजन सिर्फ एक पार्ट है। तराई प्लस खादर, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, तो ये तराई प्लस खादर जब दोनों मिल जाते हैं, उसको हम उत्तराखंड का प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ तराई में नहीं, खादर में भी तो होती है, इसलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर बी आउटर हिमालय है। काफी लोगों ने इस बार इस क्वेश्चन पेपर में जब आए थे, उन्होंने डी तराई मार्क करके आए थे। तो वो पार्शली सही है कि तराई में होती है, बट सबसे ज्यादा उन्होंने पूछी, और अगर आउटर हिमालय उन्होंने आंसर ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर बी आउटर हिमालय हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे कवर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैश क्रॉप ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कैश क्रॉप है? कैश क्रॉप से आप क्या समझते हैं? कैश क्रॉप मतलब होता है जिसको आपको बेचकर जो है पैसा मिले। ठीक है, जिसका फूड सिक्योरिटी से थोड़ा कम लेना देना हो, मतलब खाने के लिए कम प्रयोग होता है। जैसे वीट है और राइस है, गेहूं और राइस, ये सबसे ज्यादा आपको खाने में काम आते हैं। तो इसको आप कैश क्रॉप नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको आप कैश क्रॉप नहीं बोलोगे। एक मिनट में थोड़ा रब कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको थोड़ा सा बेटर पिक्चर आपको पता लगती रहेगी फिर। ठीक है, तो कैश क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। कैश क्रॉप, तो आपका वीट जो है कैश क्रॉप नहीं होगा, आपका राइस जो है कैश क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वो फूड में काम आ रहा है आपके। आप कहोगे शुगर केन भी तो फूड में काम आता है। शुगर केन चीनी बनाने के आते हैं, तो डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। तो इसका आंसर भी कैश क्रॉप का जो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में किया जाता है वो है शुगर केन। आपको पता है फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, टोबैको नहीं होता। बट फ्रूट्स वेजिटेबल जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। आप देखोगे कि जितने प्लेन एरिया है उत्तराखंड के, शुगर केन वहाँ पे बहुत एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इजी था, शुगर केन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द नेट सोन एरिया इन उत्तराखंड? ऐसा कौन सा इनमें से फसल है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती हो, जो सबसे ज्यादा उगाई जाती हो? नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली पूरी लैंड मास ऑफ उत्तराखंड में कौन सी ऐसी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो है क्रॉप है? शुगर केन, वीट, राइस, पल्सेस। तो ये भी आंसर इसका जो है काफी सिंपल होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलते हैं, जो उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर साल आता है। तो वहां पे आपको आराम से ये चीजें फिगर्स जो है मिल जाती हैं। तो आपने अगर वो पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको एक कॉमन सेंस अगर लगाओगे, तो वीट इसका आंसर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वीट जो है अराउंड 31% इसका है, 31% अराउंड इसका है, और वीट का अराउंड 25% है। तो वीट जो है आराम से सबसे हाईएस्ट नेट सोन एरिया जो है इसका है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैग्नीज डिपॉजिट्स इन उत्तराखंड? मतलब इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट सीक्वेंस है कि जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नीज के डिपॉजिट्स मिलते हो? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि काफी लोग ये सब नहीं पढ़ते कि डिपॉजिट्स हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हो यहाँ पे, तो फिर और मुश्किल हो जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा या सबसे कम होंगे। एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको एटलीस्ट इतना पढ़ा होगा कि मैंगनीज जो डिपॉजिट्स है उत्तराखंड में कहाँ मिलते हैं। तो अगर किसी ने ये भी पढ़ा है कि किस रीजन में मिलते हैं, कुमाऊं में मिलते हैं या फिर गढ़वाल में मिलते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ इतना भी पढ़ा हो, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखते हैं। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर, तो ऐसे ऐसे करके हम डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैग्नीज डिपॉजिट्स की। तो जो मैग्नीज डिपॉजिट्स हैं वो हमारे कुमाऊं रीजन में मिलते हैं, पहली बात। कुमाऊं रीजन में मिलते हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया में, बल्कि सबसे ज्यादा इंडिया में मैंगनीज की जो डिपॉजिट्स है वो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। तो ये एक फैक्ट होगा, आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा मैंगनीज डिपॉजिट्स कुमाऊं रीजन में है उत्तराखंड की। उसके बाद गढ़वाल
जो हमारा रीजन है, आपको पता है उत्तराखंड हमारा कुमाऊं और गढ़वाल रीजन दोनों डिवीजन में बटा हुआ है। तो गढ़वाल डिवीजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है इसके डिपॉजिट मिलते हैं। तो अगर आपको ये दो चीजें पता हो तो आप इसको आंसर को आराम से कर सकते हैं। कैसे, अब देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे में एलिमिनेशन कहाँ काम आता है। एलिमिनेशन कैसे काम आता है? फॉर एग्जाम्पल आप देखो बी, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए लेकिन इसके लिए कि कुमाऊं कुमाऊं में कौन कौन से जिले आते हैं और गढ़वाल में कौन कौन से जिले आते हैं। अगर आपको नहीं पता है, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। कुमाऊं में जैसे अल्मोड़ा हो गया आपका, सेकेंड बागेश्वर हो गया आपका, बागेश्वर आपका हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया आपका, पिथौरागढ़ हो गया आपका, और आपका चंपावत हो गया। तो ये जो जिले हैं वो कुमाऊं रीजन में आते हैं। फिर गढ़वाल रीजन में देख लो आप, देहरादून आपका आता है, उसके बाद हरिद्वार आता है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल आता है, जिसको आप टिहरी बोलते हो, उत्तरकाशी आता है, ठीक है, उसके बाद चमोली आता है, और लास्ट में पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल या फिर पौड़ी आप सीधा बोल दो, और एक लास्ट और रुद्रप्रयाग। तो ये सारे जो जिले हैं, सॉरी मेरी इमेज के नीचे आ गए, तो ये जो सारी जो है ये जिले हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कहाँ पे आपको आते हैं। कुमाऊं में कौन से आते हैं, गढ़वाल में कौन से आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि एलिमिनेशन जो है इसमें कैसे आपको देखना है। तो अगर आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में देहरादून, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, ये तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कुमाऊं रीजन में होते हैं, और अगर पौड़ी में कहीं पे होते हैं तो वो चमोली है। तो आपको देख लेना है कि इसमें जो है देहरादून, टिहरी, गढ़वाल दोनों जो है ये जिले जो है गढ़वाल के हैं। और मैंने आपको बताया कि गढ़वाल में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है जो है चमोली, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सी देखते हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल। यहाँ पे भी दो जिले जो है गढ़वाल के दिए हुए हैं, और गढ़वाल में सिर्फ चमोली में मिलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। मैंने आपको बताया कि कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये तो हो सकते हैं, बट क्या पौड़ी गढ़वाल में है? आपको पता है कि गढ़वाल में सिर्फ और सिर्फ चमोली जिले में पाया जाता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा कुचा क्या है? ए, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। बागेश्वर और पिथौरागढ़ कुमाऊं में दोनों आपके जिले आते हैं, और चमोली, चमोली में बताया आपको मैंने, सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की जो डिवीजन है उसमें सिर्फ चमोली में मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको जो है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो शायद आपने ऐसे करके एलिमिनेट करना है और आंसर को ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द नेचुरल डिजास्टर दैट टुक प्लेस ऑन इन उत्तरकाशी ऑन 20 अक्टूबर 1991 वाज ड्यू टू व्हाट? तो आपको बताना है कि 20 अक्टूबर 1991 को जो डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड में, वो किसकी वजह से हुआ था। फर्स्ट, लैंडस्लाइड, बी, फ्लड, सी, अर्थक्वेक एंड डी, क्लाउड बर्स्ट। तो इसका आंसर जो है सिक्स, ऑप्शन सी, अर्थक्वेक है। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में उत्तराखंड में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक आया था उत्तरकाशी जिले में। काफी भयानक ये अर्थक्वेक था, 6.5 इसकी मेरे ख्याल से रिक्टर स्केल पे नापा गया था। तो बहुत भयानक जो है अर्थक्वेक आया था, अराउंड 800 यहाँ पे डेथ्स हुई थी। तो ये डिजास्टर जो है आपको पता होना चाहिए, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ 36 रकम 32 कलम वॉज अबॉलिश्ड बाय। तो एक सिस्टम था, सॉरी, 36 रकम 32 कलम। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो था क्या, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको इसके लिए इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। 36 रकम 32 कलम, ये क्या हुआ जब 1816 में ट्रीटी ऑफ सोगोली हुई, ट्रीटी ऑफ सोगोली हुई, तो आपको पता है कि नेपाल के जो काफी एरियाज थे वो इंडिया में आ गए थे। यानी ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स ने पहाड़ी इलाकों में अपना साम्राज्य जो है फैला दिया था ट्रीटी ऑफ सिगोली से। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये राज्य, ये जो एरिया था जब इंडिया में आने लगा, ब्रिटिशर्स के अंदर आने लगा, तो ब्रिटिशर्स क्या, आपको पता है उनकी जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, कुछ टैक्सेशन पॉलिसी थी, जिससे वो टैक्स जो या फिर कर जो है प्राप्त करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो ये लोग थे, यहाँ के जो पहाड़ के लोग थे, इनके ऊपर उन्होंने टैक्स जो है इम्पोज किया, टैक्स लगाया। तो इसमें क्या होता था कि अगर जो है
टैक्स देने में वो विफल रहते थे या फिर वो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो इनके साथ क्या होता था, अत्याचार होता था, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इनकी ज़मीनें बेच दी जाती थी, उनकी बोली लगाई जाती थी। तो इससे जो है उनका एक तरह से उत्पीड़न हो रहा था, जितने भी हमारे किसान थे, जितने भी हमारे जो है छोटे छोटे मजदूर थे। और ये आपको पूरा इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने ये किया है हर जगह। ठीक है, उनके लैंड जो है बेच दिए हैं किसानों के, तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो यही एक सिस्टम था कि जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता था, आपकी प्रोड्यूस का जो इतना भी आपने उगाया है उसका कुछ भाग आपको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। तो 36 रकम 32 कलम इसको ये बोलते थे, ठीक है, उसको ये बोलते थे। तो ये किसने एंड किया था, किसने ये इसको हटाया था? ऑप्शन ए चंद रूलर्स, बी गोरखा रूलर्स, सी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी, गोरखा रूलर्स। तो आपको मैंने बताया इसका होता क्या मतलब है और ये किसने एंड किया था, गोरखा रूलर्स ने इसको एंड किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 58 हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, तराई डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन, कब तराई डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्म हुआ था? आपको पता होना चाहिए ए 1842 जो है इसका आंसर है। इसमें कोई लॉजिक आपको लगा नहीं सकते, आपको पता है तो पता है, अदरवाइज आपको जो है इसको छोड़ देना है। 1842 में से तराई जो है रीजन जो है, तराई जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1842 में है जो है बना था। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय whom? 10th सेटलमेंट रिपोर्ट, एक गढ़वाल का जो डेवलपमेंट प्लान था, मतलब गढ़वाल को कैसे बनाया जाए, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो 10वीं किसने की थी? तो बहुत अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फैक्ट्स पूछने जा रहे हैं देखो अब यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर ए वी स्टोवेल, बी ई के पाउ, जी सी एच जी वॉल्टन, या डी जे जे मार्टिन। अगेन वेरी फैक्चुअल, इसका आंसर है बी ए के पाउ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है, अच्छा ऐसे ऐसे जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, आपको देखने हैं, आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पीसीएस जो है, जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है। 60 द शेयर ऑफ जमींदार इन द हार्वेस्टेड क्रॉप इन टिहरी स्टेट वाज नोन एज, यानी जमींदार का जो शेयर था, जो उनको मिलने वाला था जमींदार को शेयर, क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती थी यानी जब फसल की कटाई हो जाती थी, उस शेयर को, उस भाग को, जमींदार के उस भाग को क्या कहते थे टिहरी में? ऑप्शन ए सवानी शेर, बी राहदारी, सी प्रभुदेवा, डी तिहार। अगेन आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तिहार इसका आंसर है। ठीक है। 61 हु हैड द कंट्रोल ओवर सिविल फॉरेस्ट इन उत्तराखंड? हु हैज द कंट्रोल, किसके पास सिविल फॉरेस्ट का जो है कंट्रोल होता है उत्तराखंड के अंदर? ऑप्शन ए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, सी कमिश्नर, डी नन ऑफ दीज। काफी मेरे लोग, मैं आप ये वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको सॉल्व करना है और एक चूज कर लेना है। ठीक है। और जैसे कि आप कुछ भी, मेरे को लग रहा है कि जिससे भी मैंने क्वेश्चन ये डिस्कस किया, काफी लोगों ने इसका आंसर बी बोला है, बट इसका आंसर बी नहीं है। इसका आंसर है ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, बी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने बोला कि यस फॉरेस्ट का नाम है, फॉरेस्ट आया है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ही होगा। बट नहीं, सिविल फॉरेस्ट, सिविल फॉरेस्ट मतलब जो जो ऐसा एरिया जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन सबसे बाहर हो, इन ये फॉरेस्ट कवर में जो ना आता हो, जो सिर्फ ट्री कवर में आता हो। देखो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो अलग अलग होती है ऑन पेपर्स। आप कहोगे ये 4 10 5 10 जो ट्री इकट्ठा होकर हो गए तो उसको फॉरेस्ट बोल देते, नहीं, एक डिफाइंड डेफिनेशन होती है, तभी आप उसको फॉरेस्ट बोल सकते हो। ठीक है। तो ये ट्री कवर की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे सिविल फॉरेस्ट से। ठीक है, तो सिविल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर का तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा एक ट्रैक उसमें और था कि इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट, ऐसी कोई पोस्ट होती ही नहीं है। ये डिवीजन डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जो है इसको बोलते हैं। तो ये ट्रिक था यहाँ पे एक तो। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी क्योंकि सिविल फॉरेस्ट की यहाँ पे बात चल रही है। तो जो है सिविल फॉरेस्ट जो है, एक जो फॉरेस्ट का जो अफसर होगा उसको नहीं संभाला जाएगा, उसको काम होता है जितने भी आपकी फॉरेस्ट कवर हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सब जो है वहाँ पे उनका जो है जुडिक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेरिडेटरी? कौन सी ऐसी पोस्ट है जो हेरिडेटरी थी? ए पेशकार, प्रधान, तहसीलदार, नन ऑफ दीज। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन मेरे को लगा। ऑब्वियसली तहसीलदार नहीं होती, पेशकार नहीं होती, आपको पता है ये जो है रेवेन्यू यानी चकबंदी में जो है आपकी पोस्ट होती हैं, पटवारी, पेशकार, तहसीलदार, ये सब वहां से रिलेटेड है। डी नन ऑफ दी।
ऑप्शन या फिर किसने लगाया होगा, फिर बी प्रधान लगाया होगा, 50-50 इसमें खेला होगा। इसका आंसर बी प्रधान है, इसका आंसर प्रधान है। अब मैंने जो है इसको सर्च करने की कोशिश की थी कि प्रधान पोस्ट होती क्या है, मेरे को कुछ नहीं मिला यहाँ पे गूगल पे। अगर आपको कुछ मिलता है प्रधान के बारे में, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी है इस पोस्ट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को भी थोड़ा अवेयर करो, क्योंकि मैं भी आपकी इंटरेक्शन से जो है अवेयरनेस अपनी और अपनी नॉलेज भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आपको प्रधान के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, देखते हैं किसको पता है प्रधान के बारे में। ठीक है, आई विल अप्रिशिएट हिम। तो इसका आंसर वैसे बी प्रधान था, हेरिडेटरी होती है इसकी पोस्ट। ठीक है। 63rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप यानी जो समर्स में बोई जाती हो और सर्दियों में काटते हैं, जैसे अब जो है वो काटी जाएंगी और समर्स में बोई गई हो। मांडवा, पैडी, जगोत्रा या फिर ऑल ऑफ दीज। मांडवा एक तरह का आटा टाइप्स होता है जो आपको इसकी इसकी भी रोटी बनती है, और जगोरा भी ऐसे ही कुछ होता है। पैडी पैडी मतलब धान, आपको पता ही है। तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज है। ये तीनों है, आपको ये जो है पता होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज मेनली इन्वॉल्व इन शीप रियरिंग। शीप रियरिंग में ऐसी कौन सी ट्राइब है जो जिसका जिसका पेशा जो है शीप रियरिंग हो। ठीक है, जो भेड़ी बकरी जो है वो चलाता हो, उसका जो उसका उनका चारा करता हो, उनका जो उनसे जो प्रोडक्ट है वो बना उनसे कुछ बनाता हो, उनकी जो खाल होती है उससे कपड़े बनाता हो। ठीक है, जो शीप रियरिंग का जो काम है वो किसका काम है, कौन सी ऐसी ट्राइब है। भोटिया, राजी, थारू, बॉक्शा। अगेन अगर आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ोगे, सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है कि क्या आपको उत्तराखंड के पढ़ना है। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं कहूँगा भोटिया इसका आंसर है। भोटिया जो ट्राइब है वो शीप रियरिंग में इन्वॉल्व होती है। 65th, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वॉज नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ गोविंद बल्लभ पंत। कौन सी ईयर में जो है ये काम हुआ था, कौन सी ईयर में जो काम होते हैं पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 70, 72, 1972, 1965, 1967। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, कोई लॉजिक इसमें लगा नहीं सकते। बी इसका आंसर है, 1972 एडी जो है इसका आंसर है। तो ये भी, इस पे भी फिर ध्यान रखना है आपको। 66 पे देखते हैं, द वाइड स्केल मूवमेंट फॉर द अबॉलिशन ऑफ कुली बेगार प्रथा ऑन 13 जनवरी 1921 टुक प्लेस एट। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कुली बेगार प्रथा जो थी, इसको अगेंस्ट में यानी इसको हटाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, 13 जनवरी 1921 में। तो अगेन अगर आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी है तो ये मूवमेंट पक्का आया होगा और आपको आपने पढ़ा होगा। तो मैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको इसको, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, और आपके जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ कि क्या मूवमेंट है ये। तो बेसिकली क्या हुआ था 1920 में, क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सेकेंड, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक्ट लेके आए वो। ठीक है, एक एक्ट लेके आए जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स आएंगे, यानी ब्रिटिश के जितने भी ऑफिशियल्स आएंगे, जितने भी नौकर आएंगे, ब्रिटिश के जो काम करते थे सर्वेंट्स आएंगे, उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और उनके लिए जो सामान उठाएगा, कूली का हो गया फॉर एग्जाम्पल, कूली कूली उठाता है ना सामान, तो कूली और ट्रांसपोर्ट यानी उनका जो लगेज होगा और उनका आना जाना होगा, ये जो है आपस में लोकल लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर आपके एरिया में आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि उनका सामान और उनका जो जितना भी ट्रांसपोर्ट बनेगा, वो कहीं भी यहाँ से ए से बी तक पॉइंट पे जाएंगे तो आपके खर्चे पे जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी पे जाएंगे, आपको उनका बोझ उठाना पड़ेगा, और आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है और उनका जो सामान है वो आप उठाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसा जो है वो एक प्रावधान लेके आए थे। तो इस प्रावधान को हटाने के लिए 1920 में एक हमारे जो है कुमाऊं रीजन में जो है चला था, कुमाऊं रीजन में जो है चला था। तो क्या हुआ, इसको हटाने के लिए एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था। और इसमें दो नाम जो है निकल के आते हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक था हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, और दूसरा था बद्री दत्त पांडे, बद्री दत्त पांडे। ठीक है, ये दोनों नाम निकल के आते हैं। और इस कारनामे के लिए, इस जो है एक्ट को हटाने के लिए उन्होंने मूवमेंट लगाया, ये मूवमेंट चलाया, और ये मूवमेंट जो है सफल रहा।
1921 में जो है इसको जो है ब्रिटिश ने हटाया, फिर उसको इस मूवमेंट को देखते हुए, और इस काम करने के लिए इन दोनों को पुरस्कार मिला, एक टाइटल से नवाजा गया, टाइटल से जो है नवाजा गया। और वो टाइटल जो है इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हरगोविंद जी को जननायक, जननायक का टाइटल मिला था, जननायक का। और बद्रीदत्त पांडे जी को, बद्रीदत्त पांडे जी को टाइटल मिला था कुमाऊं केसरी का। ये दो टाइटल आपको याद रखने हैं, जननायक और कुमाऊं केसरी। ये किस किस को मिले थे और क्या काम के लिए मिले थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। हरगोविंद पंत को जननायक का टाइटल मिला था और बद्रीदत्त पांडे जी को कुमार केसरी का टाइटल मिला था। तो ये दो चीजें, और ये कुली बेगार प्रथा कब हुई थी, किस लिए हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये मूवमेंट कहाँ पे जो है हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए करण प्रयाग इसका आंसर है, सॉरी सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी बागेश्वर जो है इसका आंसर है। ऑप्शन डी बागेश्वर, जो कि आपको पता है कुमाऊं जिले में पड़ता है। ठीक है, कुमाऊं जिले में पड़ता है। तो आप ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अब आपको पता लग गया कि होता ये हुआ क्यों था, इसके पीछे कौन कौन हीरो थे, उनको क्या क्या टाइटल या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सिक्स, क्वेश्चन 67, व्हाट इज पट्टा, पथा। तो इसको पट्टा नहीं पथा बोलेंगे, पट्टा तो वो लैंड होता है। ठीक है, तो ये अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री से इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन, ये उत्तराखंड की स्पेशली। A traditional pot to measure the length, tradition pot to drink water, a tradition pot to measure the quantity of grain, a tradition pot to measure the wool। इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगेन आपको ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो वेरी गुड, आपको नहीं पता तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है छोड़ने होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट वहाँ पे करके नहीं आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगेन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन ट्रेडिशन पॉट, एक पॉट होता है जिससे आप जो है ग्रेन यानी आप गेहूं कितना देंगे या फिर उसको जो मेजर करने की जो क्वांटिटी है, आज की डेट में तो हम तराजू ले लेते हैं कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो। पहले क्या होता था, एक पॉट होता था, उस पॉट को भर के कि कितने आप पॉट आपको देने हैं, इससे जो है मेजरमेंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मुट्ठी या फिर मुट्ठी इज अ यूनिट टू मेजर व्हाट। मुट्ठी जो एक यूनिट है, इससे आप क्या मेजर कर सकते हो, ऑयल, लैंड, क्लॉथ, नन ऑफ दीज। अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इजी है भी, काफी किताबों में लिखा हुआ है सीधा सीधा, लैंड इसका आंसर है। ठीक है, काफी किताबों में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि इसका आंसर जो है लैंड है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर। 69, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो 2002 में, आपको पता है अगर आपने उत्तराखंड की पॉलिटी जो है पढ़ी है, 2002 में जो है अपना पहले इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारा हुआ था 2002 में, जिसमें आपको पता है कि आपके एनडी तिवारी जो एनडी तिवारी जो थे वो सीएम बने थे। ठीक है, तो उसका असेंबली का कौन पहला स्पीकर बना था, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली ऑफ उत्तराखंड। ए प्रकाश पंत, बी हरबंश कपूर, सी गोविंद सिंह गुंजियाल या यशपाल आर्या। अगेन वेरी फैक्चुअल, पता है तो टिक करिए, यशपाल आर्या इसका आंसर है। पता होना चाहिए वैसे, ये आप बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, आपको डी यशपाल यात्रा, यशपाल आर्य जी पता होना चाहिए। 70, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज गैरसैंण सिचुएटेड। गैरसैंण कौन से जिले में पड़ता है, वेरी इजी क्वेश्चन, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी चमोली इसका आंसर है, ये तो सबको ही पता होता है। ठीक है, 71, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु ग्रांटेड हिज कंसेंट टू द बिल ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज। कि कौन प्रेसिडेंट थे इंडिया के जब बेसिकली बिल ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, जब उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए बिल पास हुआ था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, ये पूछ रहा है वो। ए आर वेंकटरामन, के आर नारायण, सी शंकर दयाल शर्मा या डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनका तो आपको टेंडर पता ही होना चाहिए कि इनका जो है 2004 से ये प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते, आप इसको इनको एलिमिनेट कीजिए। और आपको पता है बिल ऑफ क्रिएशन यानी 2000 में हमारा राज्य बना है, तो अराउंड उसी के टाइम बिल ऑफ क्रिएशन जो है बिल आया होगा। इसका आंसर सी के आर नारायण जी है। ठीक है, अगर आपको इंडिया के प्रेसिडेंट्स आप फॉलो करते हो, आपको पता है कि कौन कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है बहुत आसान हो जाता है, बी के आर नारायण इसका आंसर है। 72, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड इज द 27 स्टेट, 26 स्टेट, 28 स्टेट, 29 स्टेट ऑफ इंडिया। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ए 27 स्टेट है हमारा, और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहिए कि 11th हिमालयन स्टेट है। 27 जो है स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का है और 11th हिमालयन स्टेट है, ये तो आपको चीजें पता होनी चाहिए।
73rd, द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हु ऑल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने? जस्टिस अशोक देसाई, जस्टिस पीसी वर्मा, बरीन घोष या एस एच कपाड़िया? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। जस्टिस एस एच कपाड़िया जो है हमारे सेकंड सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। और 38th मेरे ख्याल से 38th सीजीआई बने थे हमारे इंडिया के। ठीक है, जस्टिस एस एच कपाड़िया नाम याद रखना है। 74th, द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तराखंड इज। उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यसभा मेंबर्स हैं? बहुत सिंपल सवाल है। 1 2 3 5 कितने हैं? ऑप्शन सी 3। बहुत सिंपल है। 75th आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। गंगा गई महिला डेयरी स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड बाय। गंगा गई महिला डेयरी स्कीम किसने लॉन्च की थी? बीसी खंडूरी, बीएस कोश्यारी, एनडी तिवारी जी ने या फिर हरीश रावत जी ने? अगेन आपको ये स्कीम जो है आपने बहुत सुनी होगी, बहुत पढ़ी होगी। ऑप्शन डी हरीश रावत जी जो है इसका आंसर सही है। तो ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम जो है विधवाओं को यानी विडोज को एक गाय प्रदान करती है और कुछ राशि 40,000 मैंने देखा 40,000 जो है प्रदान की जाती थी इस स्कीम के तहत। हरीश रावत जी ने जो है ये स्कीम जो है लॉन्च की थी और ये सिर्फ विडोज यानी जो है विधवा औरतों के लिए था। ठीक है, स्कीम जो है उन्होंने उनके लिए लॉन्च की थी, गंगा गई महिला डेयरी स्कीम। ठीक है, हरीश रावत जी ने जो है लॉन्च की थी। तो इसी के साथ हमने 1 से लेकर 75th क्वेश्चन तक हमने जो है कवर कर लिए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है कवर कर लिए हैं इस बीच इन 75 क्वेश्चंस में। लास्ट 25 क्वेश्चन हमारे बचते हैं जिसका पार्ट 4 में जो है फटाफट लेके आ जाता हूँ ताकि जो है आप फटाफट जो है इन वीडियोस को खत्म करके रिवाइज भी आपको करनी है। ठीक है, मेरे पार्ट पे मैं फटाफट इसको लेके जाऊंगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा। जी हाँ, मैं 23rd यानी कल 23rd नवंबर को आराम से अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप ये 75 क्वेश्चन जो है बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल, अगर आपको ये वीडियोस किसी भी प्रकार से यूजफुल लग रही है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो रही है आपको, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर सजेशंस कि आप मेरे लिए क्या क्या सजेशंस देना चाहते हैं, कैसी कैसी वीडियोस आपको चाहिए जीएस से। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं है, जस्ट कमेंट मी ऑन माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।